Good morning to all of you in today's lecture of factors affecting powder handling safety। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम ये समझेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं सेफ्टी रिलेटेड जो पाउडर्स हैंडलिंग करते टाइम हमको बेसिकली ध्यान में रखने हैं, और वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनका बेसिकली हमको नॉलेज होना जरूरी होता है। मेरा जो लेक्चर है उसके पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको भी डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके इजीली डाउनलोड कर सकता है। केमिकल इंडस्ट्री हो या फिर फूड इंडस्ट्री, हमारा जो फिनिश्ड गुड होता है वो बेसिकली मेजरली 3 फॉर्म्स का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिसमें मेजॉरिटी सॉलिड या फिर लिक्विड की पाई जाती है। अब जो सॉलिड है, जो भी हमारा फाइनल फिनिश्ड गुड बना, उसको हम एज सच मार्केट में डिस्पैच नहीं कर सकते हैं, बिकॉज फाइनली जो भी हम फिनिश्ड गुड डिस्पैच करते हैं वो मोस्टली ड्राई होता है। ड्राइंग के लिए हमारे पास में अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट्स अवेलेबल होते हैं, आइदर दे आर ANF, RVD, RCVD एक्सेट्रा। जब हम इसको ड्राई करते हैं तो बेसिकली ये चांसेस रहते हैं कि उसमें अलग अलग पार्टिकल साइज का मटेरियल हमको मिलता है ड्राइंग के बाद में। इवन देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि उसमें लम्प्स भी फॉर्म हो जाते हैं। अगर हम ऐसे मटेरियल को सीधा मार्केट में डिस्पैच करेंगे, इन दैट केस आपके पास में कस्टमर कंप्लेंट्स आ जाएंगी कि आपका जो मटेरियल है उसका नेचर यूनिफॉर्म नहीं है। सो इसके बचने के लिए जो भी हमारा फिनिश्ड गुड बना है उसको फर्दर प्रोसेस किया जाता है। इस प्रोसेसिंग में बेसिकली 2 स्टेप्स होते हैं, एक होता है आपका मिलिंग, एक होता है आपका सिफ्टिंग। सिफ्टिंग में बेसिकली आपके पास में वाइब्रो सिफ्टर्स होते हैं, जिससे एक यूनिफॉर्म साइज के पार्टिकल्स को आप पास करके निकाल लेते हो, और जो ओवर साइज के पार्टिकल्स हैं उनको आप कलेक्ट करते रहते हो, और उन पार्टिकल और उसको बेसिकली आप लेके जाते हो मिलिंग में। अभी जो सिफ्टिंग है, सिफ्टिंग की एक्टिविटी में आपके पास में वाइब्रेटर्स लगे रहते हैं, जिसके हिसाब से आपकी जो प्लेट्स हैं वो वाइब्रेट होती रहती हैं, जो जालियां होती हैं वो वाइब्रेट होती हैं, और ओवर साइज मटेरियल ऊपर बच जाता है, और जो भी लोअर साइज होता है वो नीचे से आपको कलेक्शन में मिल जाता है। इसके केस में बेसिकली जो फ्रिक्शन डेवलप होता है वो जस्ट पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से टकराते हैं उसकी वजह से होता है, या फिर जो पार्टिकल्स आपकी प्लेट के ऊपर थोड़ा वाइब्रेशन की फोर्स की वजह से टकराते हैं उसकी वजह से होता है। तो यहाँ पे होने वाली जो एनर्जी जनरेट होती है पार्टिकल्स के बीच में वो काफ़ी कम होती है, तो यहाँ पे फायर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। बट अगर मैं बात करता हूँ मिलिंग ऑपरेशन, तो मिलिंग में आपकी हाई आरपीएम में ब्लेड्स आपकी रोटेट करती रहती हैं, और ऊपर से मैं उसमें पाउडर फीड करता हूँ। जो पाउडर इन हाई आरपीएम की ब्लेड्स के कांटेक्ट में आने पे क्रश कर दिया जाता है और एक यूनिफॉर्म साइज का आपको मिलता है। अब यहाँ पे हाई आरपीएम की ब्लेड्स में आपका जो सॉलिड है वो सॉलिड क्रश किया जा रहा है, तो यहाँ पे जो हीट जनरेट होती है वो हीट काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पे ये चांसेस होता है कि आपका फायर हो सकता है। बट काफ़ी सारे लोग ऐसे के माइंड्स में ऐसा मिथ होता है कि अगर हम लिक्विड हैंडल कर रहे हैं तो फायर होने की ज़्यादा चांसेस सॉलिड के केस में नहीं। तो अगर आप ऐसा कोई भी दिमाग में मिथ बना के बैठे हैं तो उसको बिल्कुल हटा दीजिए। सॉलिड्स के भी केस में, सॉलिड्स हैंडलिंग के केस में बड़े बड़े एक्सीडेंट्स या फिर इंसिडेंट्स हुए हैं, तो सॉलिड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको आज बता रहा हूं, उनका ध्यान रखिएगा अगर आप सॉलिड्स प्रोसेस करते हैं तो। सबसे पहला जो फैक्टर होता है पाउडर हैंडलिंग में वो होता है बेसिकली पार्टिकल साइज। जितना आपका पार्टिकल साइज डिक्रीज करता जाएगा उतना आपका जो रिस्क है फायर होने का वो इंक्रीज करता चला जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि जितना पार्टिकल साइज कम होगा उतना ही जो आपके पार्टिकल्स हैं वो एयर में आपका डिस्पर्स होने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा रखेंगे, और वो उतना ज़्यादा आपके वेपर आपका डस्ट का क्लाउड बनाएंगे। सेकेंड, जितना आपका पार्टिकल साइज कम होता जाएगा उतना आपका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। एक स्टडी बोलती है कि जो 200 से 500 माइक्रोन के पार्टिकल्स होते हैं उनमें फायर होने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल होते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज बेसिकली कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है जिस भी एरिया में आप अपने मटेरियल को ड्राई कर रहे हो। जितनी ह्यूमिडिटी आपकी ज़्यादा होगी उतने फायर होने के चांसेस कम होते चले जाते हैं, बिकॉज जो भी आप एनर्जी दोगे वो एनर्जी सबसे पहले उस एरिया के मॉइस्चर को रिमूव करने के काम में आती है। आफ्टर दैट वो आपके मटेरियल को ड्राई करती है। आपके मटेरियल में भी कितनी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है वो भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ह्यूमिडिटी की वजह से जो भी आपके पार्टिकल्स हैं वो भी आपस में बाइंडेड फॉर्म में रहते हैं, और अगर आपके सिस्टम की ह्यूमिडिटी 30% से ज़्यादा है तो इन दैट केस में फायर होने का चांस बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। अब अगला इंपॉर्टेंट टर्म है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन।
आपको पता है फायर ट्रायंगल के हिसाब से 3 चीजें चाहिए रहती हैं, एक फायर का सोर्स, एक आपका जो भी फ्यूल है वो, और एक ऑक्सीजन। जिस भी एरिया में आप ये ऑपरेशंस कर रहे हो उस एरिया में आपको ये चेक करना है कि ऑक्सीजन लेवल कितना है, और आपको ऑक्सीजन लेवल मिनिमम डिजायर्ड लेवल पे रखना है। बिकॉज अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो फायर होने के चांसेस काफी इंक्रीज हो जाते हैं। नाइट्रोजन की हेल्प से आपको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल पे हमेशा रखने हैं। नेक्स्ट वन इज टर्बुलेंस, कि जो आपके जो सॉलिड है जब वो एयर में डिस्पर्स होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो वो कितना टर्बुलेंस क्रिएट करता है। अगर वो आपका ज्यादा टर्बुलेंस क्रिएट करेगा, इन दैट केस उससे जो फायर होगी उससे होने वाला इंपैक्ट काफी बड़े लेवल पे होगा, और अगर वो लेस टर्बुलेंस क्रिएट करेगा तो उसका कम इंपैक्ट होगा। एंड द लास्ट वन इज बेसिकली फ्लेमेबल गैसेस। आप जो भी मटेरियल ड्राई करने जा रहे हो, क्या उस मटेरियल की ड्राइंग के टाइम या फिर जब आप उसको हीट एनर्जी सप्लाई करते हो तो क्या उससे में कुछ फ्लेमेबल गैसेस जनरेट होती हैं, या फिर क्या उसके अंदर कुछ ऐसे रेसिडुअल सॉल्वेंट्स प्रेजेंट हैं जो वेपराइज होके आपका वेपराइज होने के बाद में आपको अलग फॉर्म में फ्लेमेबल गैसेस के फॉर्म में दिखेंगे। जो भी आपकी फ्लेमेबल गैसेस अगर प्रेजेंट हैं तो वो फ्लेमेबल गैसेस डायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं फायर के सिनेरियो पे। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट टर्म है MIE, मिनिमम इग्निशन एनर्जी। ये वो मिनिमम एनर्जी चाहिए रहती है एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे, एक सॉलिड के एयर में डिस्पर्स मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन पे, जहां पे वो सडनली फायर पकड़ सकता है। MI की जो वैल्यू होती है ये आपका 1 मिलीजूल से 1000 मिलीजूल के बीच में होती है। ये वैल्यू आपकी जितनी कम होती है उतना ही फायर होने के चांसेस आपके इंक्रीज होते चले जाते हैं। अगर MI की वैल्यू आपकी लेस देन 3 मिलीजूल है, इन दैट केस आपका जो मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा फायर सेंसिटिव है और आपको उसकी हैंडलिंग के लिए स्पेशल प्रिकॉशंस लेने हैं। अगर आपकी वैल्यू MI वैल्यू 3 मिलीजूल से ज़्यादा है, इन दैट केस भी उस मटेरियल में फायर पकड़ेंगे, बस वो चांसेस आपके डिक्रीज होते चले जाते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन आपके मटेरियल की MI वैल्यू कितनी है, आपको उसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस ध्यान में रखने हैं। अब MI वैल्यू पता की कैसे जाती है? MI वैल्यू को पता करने के लिए आपका जो सॉलिड है उसको बेसिकली एक चैम्बर के अंदर डस्ट फॉर्म में मिनिमम और मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन पे डिस्पर्स किया जाता है। आफ्टर दैट वहाँ पे इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से उसको मिनिमम एनर्जी सप्लाई की जाती है और तब देखा जाता है कि वो किस एनर्जी पे इग्नाइट करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म होता है आपका MIT, मिनिमम इग्निशन टेम्परेचर। मिनिमम इग्निशन टेम्परेचर ये वो सरफेस का हॉट टेम्परेचर होता है जहां पे आपका जो मटेरियल है वो या फिर जो डस्ट पाउडर है वो आपका इग्नाइट होता है। MIT को पता करने के लिए आपका जो मटेरियल है उसको मिनिमम और मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशंस पे आपका एक चैम्बर के अंदर डिस्पर्स किया जाता है और वहाँ पे जो उसका सरफेस होता है उसके सरफेस के टेम्परेचर को वेरी करके देखा जाता है किस टेम्परेचर पे ये आपका इग्नाइट होता है। ये जो टेम्परेचर होता है वो होता है आपका मिनिमम इग्निशन टेम्परेचर। इसकी जो वैल्यू होती है वो 150 डिग्री से 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक वेरी करती रहती है डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ योर मटेरियल। जितना ये टेम्परेचर लोअर साइड में जाएगा उतना ही आपका फायर का जो रिस्क है वो इंक्रीज होता चला जाता है। जितना ये हायर साइड में रहेगा उतना ही आपका जो फायर का रिस्क है वो बेसिकली कम होगा। मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर प्रोसेस, जब आप किसी भी सॉलिड को हैंडल करते हो तो जो वहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर जनरेट होता है दैट इज 2/3 टाइम्स ऑफ MIT वैल्यू। सो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।